उधर प्रियंका और राहुल के हाथरस दौरे पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो यूपी ही क्यों, राजस्थान भी जाए ना। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध 38% कम हुए हैं। की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने। पीसीआर से मेरी गुजारिश यह है कि ऋचा पांडे जी मेरे साथ में हैं। मुझे कांग्रेस के नेता अनुज यात्रे के साथ पैच किया जाए। जितने भी रिपोर्टर हैं, एडिटोरियल टीम, इनपुट टीम, आउटपुट टीम, पीसीआर की टीम, मुझे रिपोर्टर के साथ में पैच कीजिए। मैं फिर से ये कहूंगा, आधे घंटे से मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता अनुज यात्रे को मेरे साथ पैच किया जाए। ये पीसीआर की जिम्मेदारी है, इसको प्लीज जल्दी से पूरा करें। ऋचा पांडे के पास में जाते हैं। ऋचा पांडे जी, अगर यूपी सरकार के मंत्री ये कहते हैं, चूंकि आप लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अगर यूपी सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि 38% रेप की घटनाएं कम हो गई हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, क्या इतने भर से मुझे आपको प्रदेश की महिलाओं को संतुष्ट हो जाना चाहिए? अभी बहुत सारे जो है अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधित्व को सुनना, जो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो है लोगों को, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा अभी तक कि हमें क्या करना चाहिए। सबने कहा इन्होंने गलत किया, इनकी इसमें गलत हो रहा है, बुलंदशहर में गलत हुआ, हाथरस, किसी ने लेकिन ये बात नहीं कही अभी तक भी कि फीमेल्स के लिए इनको क्या ऐसा एक्शन करना चाहिए या इनके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। क्योंकि कानून तो ऋचा जी जितनी देर बोल रही हैं, पीसीआर से और एडिटोरियल टीम से मेरी ये गुजारिश है कि दोनों ही रिपोर्टर को लाइव पैच कराएं। आदित्य नायर, सुमित दुबे और इसके अलावा मुझे लाइव पुलकित नागर को भी मेरे साथ में लाइव जोड़ें। एडिटोरियल टीम लाइव जोड़ें मेरे साथ में। ऋचा जी आप बोलें। अभी जैसे मैंने बताया कि इम्प्लीमेंट करने की बात की, कानून तो बहुत कहता है, पॉस्को एक्ट में कहता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कहता है पॉस्को एक्ट, हैंड टिल डेथ का इसमें प्रोविजन है, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ ये लैक कर रहा है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस पे बात नहीं कर रहा है। सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यहाँ ये लेखना है, वहां वो लेखना है, लेकिन कोई महिलाओं की बात तो करो। बाकी लड़कियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी सेफ्टी की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है? सिर्फ ये लोग बात अपनी कर रहे हैं। और जिनके सबसे पहले ये देखते हैं किस प्रदेश में हुआ, किस जाति की लड़की के साथ हुआ, किसने किया, कोई ये नहीं देखता। एकदम ठीक कह रही हैं। ये क्या कांग्रेस के अनुज यात्रा जुड़ गए हैं? पीसीआर टीम, क्या कांग्रेस से अनुज यात्रा जुड़ चुके हैं या फिर नहीं? पुलकित नागर जुड़ गए हैं मेरे साथ। ऋचा पांडे जी आप रहें, पुलकित नागर के पास में चलते हैं। पुलकित, थोड़ी देर पहले आपने ये बताया था 3 साढ़े 3 बजे के आसपास प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों लोग पहुंचने वाले हैं। अभी काफिला कहां पर है और क्या हाथरस के अंदर ये लोग पहुंचेंगे? और अगर हाथरस के बाहर ही, अगर बॉर्डर पर ही इन्हें रोका जाता है तो फिर क्या बाइक के जरिए या पैदल भी हाथरस में जाने की कोशिश कर सकते हैं दोनों? देखिए, पहले मैं आपको डीएनडी की तस्वीर समझा देता हूं। उसकी वजह यह है कि पहले ये कहा जा रहा था और जो सुरक्षा बंदोबस्त वहां किए गए थे उसे देखकर ये लग रहा था कि प्रियंका गांधी को डीएनडी पर रोक दिया जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे, वो हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, यूपी के हो, उन्होंने वहां जमावड़ा लगा दिया। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई और उसी को देखते हुए प्रशासन ने शायद फैसला लिया कि वहां से जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन 2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से हाथरस का, और हो सकता है कि प्रशासन आगे रास्ते में रोक दे। अभी ये नोएडा एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं, इसके बाद में यमुना एक्सप्रेस वे पकड़कर ये पूरा काफिला हाथरस की तरफ बढ़ेगा। कोशिश ये हो सकती है, प्रशासन की ये रणनीति हो सकती है कि उन्हें कहीं रास्ते में रोका जाए, क्योंकि डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा लग गया था और हो सकता था कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती, कार्यकर्ता और ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो जाते। यही वजह है कि प्रशासन ने उन्हें वहां से जाने की इजाजत दी, क्योंकि पहले लगातार ये बात चल रही थी, जिस तरीके के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे कि प्रियंका गांधी को डीएनडी पर रोका जाएगा, लेकिन कुछ देर रोकने के बाद उनके काफिले को वहां से निकलने की इजाजत दे दी गई। 2.5 घंटे का रास्ता, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि 2.5 घंटे में तस्वीर साफ होगी कि क्या यूपी प्रशासन प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत देगा या नहीं।
हाथरस में धारा 144 लगी हुई है, पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लेकिन इस रास्ते को प्रियंका गांधी के लिए खोल दिया गया है। अब प्रियंका गांधी कितना सफर तय कर पाएंगी, कहां प्रशासन उन्हें रोक देगा और कहां से उन्हें वापस होना होगा, ये 2.5 घंटे के अंदर साफ हो जाएगा। जी ओके, ठीक है। पुलकित आप इसी तरह से दिखाते रहें। आप एक काम करें, कैमरे को जितना भी आप पैन कर सकते हो, कैमरे को पैन करके दिखाते रहें, आसपास का रास्ता दिखाते रहें, आगे का काफिला दिखाते रहें। आप लाइव हैं, आपके साथ डीएनडी की तस्वीरें भी इस वक्त नजर आ रही हैं। आधी स्क्रीन पर आप हैं, आधी स्क्रीन पर डीएनडी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक बार अगर आप पूरी तरह से अपना कार थ्रू बताते रहें, दिखाते रहें, आपको क्या नजर आ रहा है, पिछले आधे घंटे में आपने क्या क्या देखा, कितने वीडियो ऑप्शन थे, कितने फोटो ऑप्शन थे, काफिले में कितनी गाड़ियां हैं, प्रियंका गांधी का ने क्या किसी से कोई बात की, क्या प्रियंका गांधी अगर कुछ बोलेंगी पीड़िता से मिलने के बाद ही बोलेंगी, कुछ बताएं। देखिए, ये पूरा रास्ता आप इस समय नोएडा एक्सप्रेसवे का देख रहे हैं। आगे जाकर यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा, जहां से करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा हाथरस पहुंचने में। प्रियंका गांधी की पहली कोशिश यही थी कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो कांग्रेस की ताकत है, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, दिल्ली कांग्रेस के अनुज यात्रा भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। हाँ, पुलकित आपके पास दोबारा आ रहे हैं। पुलकित वाली जो तस्वीर है ना, बीच बीच में रखते रहे। पुलकित आप लगातार लाइव हैं क्योंकि आप काफिला दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव वाटरमार्क के साथ में। पुलकित जितनी भी खबर दिखाएंगे, क्योंकि पुलकित एक ऐसे रिपोर्टर हैं, पुलकित, सुमित, आदित्य नायर, ये जमीन की खबर, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सुमित दुबे को भी जोड़ें, एडिटोरियल टीम से मेरी बात कन्वे करें। सुमित दुबे को भी जोड़ें हाथरस से, और पुलकित नागर और आदित्य नायर जो है रास्ते से हैं। अनुज यात्रा के पास में चलते हैं। अनुज यात्रा जी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया, प्रियंका गांधी रास्ते में है, राहुल गांधी भी रास्ते में है, अजय कुमार लल्लू भी साथ में है, बहुत लंबा चौड़ा काफिला जा रहा है। अगर हाथरस के बाहर ही रोक दिया गया तो क्या करेंगे? क्या बाइक के जरिए जाएंगे, पैदल जाएंगे? अगर हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया गया तो क्या करेंगे? अनुज यात्रे जी, चलिए, अनुज यात्रे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक बार फिर से चलिए पुलकित नागर के पास, एक बार फिर से चलिए। पुलकित नागर, बताइए क्या दिख रहा है आपको? देखिए, अब आप सामने की तस्वीरें जो देख रहे हैं, यहां से थोड़ी सी दूर पर ही यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस के थोड़ी देर पहले डीएनडी पर मौजूद थे, एक बड़ी तादाद के साथ वो अब हाथरस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब से कोरोना का संकट आया है तो उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, आज उसके बाद ग्राउंड पर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से संकेत साफ है कि अगर उन्हें रास्ते में रोका गया तो वो वहां पर अपनी बात रखेंगी, नहीं तो हाथरस में परिवार के पास पहुंचने के बाद, मुलाकात के बाद में वो अपनी बात रखेंगी। क्या क्या बात उनकी परिवार से हुई, आरोप लगातार ट्विटर पर सुबह से ही लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता, खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग ट्विटर के जरिए आक्रामक हैं बीजेपी के ऊपर, यूपी सरकार के ऊपर। ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं, गाड़ियों का काफिला लगातार चलता जा रहा है यहाँ पर। और एक बड़ी बात ये कि आज काफिला बहुत ठीक है पुलकित। अनुज यात्रे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता अनुज यात्रे जी। अगर हाथरस में एंटर नहीं करने दिया गया प्रियंका राहुल को, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, बहुत ज्यादा तानाशाही कांग्रेस बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार देश में पूरा तानाशाही की तरीके से कर रहे हैं। लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बर्बरतापूर्ण जो है अपराध हो रहा है, और अपराधियों के पक्ष में सरकार खड़ी दिखती है। अपराधियों को बचाने का ये सरकार जो प्रयास करती है, और जो पीड़ित होते हैं उनको पीड़ित होने के बावजूद और ज्यादा उनके साथ जो है ये सरकार अत्याचार करती है। बताएं कि क्या कसूर था उस बेचारी का, उस लड़की का जिसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई। बर्बरता अनुज यात्रे जी, लेकिन जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से बात हो रही थी, मेरी आज सिद्धार्थनाथ सिंह से भी बात हो रही थी। उन्होंने ये कह दिया, यूपी सरकार के मंत्री का ये कहना है, कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, राजस्थान के 12 में जो हुआ उसे लेकर के कांग्रेस चुप है, खामोश है। योगी आदित्यनाथ सरकार में तो 38% रेप की वारदातें कम हुई हैं। अब जवाब क्या देंगे आप? देखिए, ये पहले तो मैं इनसे, मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी राज्य से कंपटीशन करने में उतारू हैं? एक भी वाकया इस तरह का हुआ सरकार के लिए शर्मनाक है। क्यों इतना बड़ा हादसा आपकी सरकार की नाक के नीचे लगातार हो? ठीक है, वो कहती है 30%।
नाकाफी के आंकड़े घटा करके बैठ गए हैं महोदय। मुझे नहीं मालूम इनके पास कहाँ की जानकारी है और क्यों देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और क्यों जनता क्या देखती नहीं कि किस तरह से लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी जी की सरकार, अब की बार भाजपा की सरकार, तो ये अत्याचार आपने बंद करने के लिए किया था या सरकारी अत्याचार भी आपने उसके साथ साथ बढ़ा दिया। अपराधियों का ये लगाम नहीं लगा पाए, अपराधियों की हिम्मत बढ़ा दी, उसके साथ साथ जो पीड़ित पक्ष होते हैं उसके बाद जब उनके पास उनके ऊपर अपराध हो जाता है, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, उसके बाद सरकार अपनी जो है बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करनी शुरू कर देती है। बताएं क्या अपराध था उसका? अच्छा नहीं, एक बात ये बताएं, आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग ये चाहते हैं क्या कि हैदराबाद मॉडल लागू कर दिया जाए, या फिर आप ये चाहते हैं कि यूपी पुलिस की गाड़ी एक बार फिर से पलटे? हाथरस बेजी कभी बोलते हॉस्पिटल में रात के 10 बजे तक ये ड्रामा चलता रहा और चुपचाप ले जाकर के 2:30 बजे किस लिए उसका अंतिम संस्कार किया सरकार ने? पुलिस को क्या अधिकार था अंतिम संस्कार करने का? कौन सी वो अपराधी थी ये बता दीजिए, क्या उसका अपराध था जो उसका आतंकवादियों की तरह उसके साथ कर दिया गया? ये बोलते हैं परिवार की, कितना झूठ बोलेगी सरकार। डीएम बोले कि परिवार की मौजूदगी में उसका जो है अंतिम संस्कार किया। माँ उसकी रो बिलख रही है कि हमें अंतिम उसके क्रियाक्रम नहीं करने दिए, जो एक रीति रिवाज होती है वो नहीं पूर्ण करने दिए। तो सरकार क्या चाह रही है, ये क्यों इस तरह की कार्रवाई कर रही है? क्या पैमाना हो गया है कि जिसके ऊपर जिस भी लड़की के साथ जो है, जिस भी महिला के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई होगी उसके बाद सरकार मैं एक चीज समझना चाहता हूं, अनुज यात्रा जी आप रुके, ऋचा पांडे भी मेरे साथ में है, लॉयर है ऋचा पांडे जी, एक चीज समझना चाहता हूं। कहते हैं कि अपराधियों में अगर सजा का डर या कानून का डर तभी होता है जबकि समाज में एक तरह का मैसेज आए, किसी भी तबके के आते हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, कानून सभी के लिए बराबर है और अगर कोई अधर्म करता है, अपराध करता है तो फिर सजा बराबर की मिलेगी। लेकिन इस बात का विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मंत्री की होती है, संतरी की होती है, निजाम की होती है, पुलिस की होती है, अफसर की होती है, क्लर्क की होती है, प्रशासन की होती है, शासन की होती है। जिम्मेदारी किसकी होती है? इसमें शासन और प्रशासन दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है कि उसके, क्योंकि हमारा कानून में बहुत सारे प्रावधान है। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, कानून ने अपना काम कर रखा है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के, हैंग टिल डेथ तक के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना शासन और प्रशासन की ड्यूटी होती है। और किसी भी महिला की अस्मिता को किसी राज्य से जोड़ के कोई भी राजनीति की पॉलिटिक्स करना, मैं इसको कंडेम करती हूँ, बिल्कुल इसको गलत मानती हूँ, इसका विरोध करती हूँ कि महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करें, अपनी किसी भी प्रकार का लाभ के लिए न देखें कृपया। ओके ठीक है। अनुज यात्रा जी एक और सवाल, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, आपसे सवाल यह है, इस बात की क्या गारंटी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ वीडियो ऑप्शन के लिए नहीं जा रहे? क्या होता है ना, जब बड़े बड़े राजनेता जा रहे होते हैं अनुज भाई, तो हमें ऐसा लगता है बहुत बार कि आज जाएंगे, वीडियो ऑप्शन तलाशेंगे, शायद हो सकता है कि बॉर्डर पर रोक दिया जाए, जमीन पर बैठ जाएंगे, पीड़िता के पास भी जा सकते हैं, ये भी हो सकता है कि बाइक के जरिए जाएं, ये भी हो सकता है कि पैदल जाएं, ये भी हो सकता है कि खेतों की पगडंडियों के जरिए ही जाएं, लेकिन ये वीडियो ऑप्शन पर नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? देखिए राशिद भाई, ये तो बहुत ही कि कोई नेता अब ये मोदी काल में और योगी जी के काल में अगर किसी पीड़ित के पास जाकर के कोई राजनीतिक या कोई नेता जाकर के उनके दुख दर्द में शामिल होने जाते हैं, उनका हाल पूछने जाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने जाते हैं, तो अपॉर्चुनिटी का वो रूप दे दिया जाता है। क्या कांग्रेस के सरकार में जब हमारी सरकार थी, अगर कोई अत्याचार, कोई भी अपराध होता, क्या किसी विपक्ष के दल को, नेता का रोका गया कभी सरकार की तरफ से? क्या जनता रोका गया? एक निर्भया कांड हो गया था दिल्ली में, आपको याद? पूरी दिल्ली की जनता इन लोगों ने अगला करके खड़ी कर दी थी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर के खड़े हो गए थे, तो क्या वो वहां पर वीडियो अपॉर्चुनिटी हमारी सरकार ने स्वीकार किया? बिल्कुल निश्चित तौर से, और लोगों को फ्री हैंड दिया कि आपने जितना अगर कोई करना है करिए विरोध, शासन पर प्रशासन पर रोक होनी चाहिए, लेकिन कभी भी किसी को इस तरह का नाम नहीं दिया, ना उठा के किसी को जेल में बंद किया, ना किसी को वहां आंदोलन करने के लिए रोकने दिया। लेकिन अभी परसों सफदरजंग हॉस्पिटल में हमारे कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचे, क्योंकि उनके साथ खड़ा होना था, वो उसके पिता और भाई उसके अकेले दिन भर सुबह से वहां पर थे, उनको मालूम नहीं हो रहा था हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। उसकी 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अनुज यात्रा जी आप और ऋचा पांडे जी आप प्लीज